नमस्कार। सोचिए आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज से कूदते हैं और हवा में ही एक दूसरा पैराट्रूपर 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आपसे टकरा जाता है। ओह, आपका शरीर हवा में घूम रहा है, आप लगभग बेहोश हैं और जब आप अपना पैराशूट खोलते हैं तो वो आपके पैरों में उलझ जाता है। बाप रे। एक जोरदार झटका लगता है और आपके कूल्हे की हड्डी टूटकर अलग हो जाती है। आपको लगता है सब खत्म हो गया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत में हुआ था एडमिरल विलियम एच मैकरेवन के साथ। और सवाल ये उठता है कि एक इंसान जो शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरह टूट चुका हो, वो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस का कमांडर कैसे बन सकता है? इसका जवाब छिपा है उन सबकों में जो उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग में सीखे थे। और यही है हमारी आज की चर्चा का विषय, एडमिरल मैकरेवन की किताब मेक योर बेड। ये दिखने में एक छोटी सी किताब है, लेकिन इसके अंदर वो 10 सबक हैं जो उन्होंने अपने 37 साल के नेवी सील करियर में सीखे। और ये उस भाषण पर आधारित है जो उन्होंने 2014 में दिया था और जो मतलब रातों रात वायरल हो गया। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इन सबकों को जानेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब का जो सबसे पहला और मशहूर आइडिया है वो इसके नाम में ही है, अपना बिस्तर बनाओ। और अक्सर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ अनुशासन के बारे में है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा गहरा है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही सरल है। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बिस्तर बनाने में कैसे छिपा हो सकता है? सही बात है। कई कामयाब लोग तो बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं। क्या ये सलाह सिर्फ मिलिट्री के माहौल में ही काम करती है? बहुत अच्छा सवाल है और मैकरेवन इसका जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में बिस्तर का निरीक्षण कोई मजाक नहीं था। अच्छा। चादर एकदम कसी हुई, तकिया बीच में और कंबल एक खास तरीके से मुड़ा हुआ। इंस्ट्रक्टर बिस्तर पर एक सिक्का उछालता था। सिक्का? हाँ, एक सिक्का। और अगर बिस्तर सही बना है तो सिक्के को कुछ इंच उछलना चाहिए। ये मतलब परफेक्शन की मांग थी। मतलब परफेक्शन। लेकिन क्यों? इसका क्या पॉइंट था? क्योंकि ये आपके दिन का पहला काम होता है और जब आप दिन का पहला काम परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं तो आपको गर्व की एक छोटी सी भावना महसूस होती है। ये आपको अगला काम करने का हौसला देती है, फिर अगला, और दिन के अंत तक वो एक पूरा किया गया काम कई कामों की एक लड़ी बन जाता है। बिल्कुल। और मान लीजिए आपका दिन बहुत ही खराब गया, तब भी जब आप घर लौटते हैं तो आप एक ऐसे बिस्तर पर आते हैं जिसे आपने खुद बनाया है। ये आपको एक छोटी सी उम्मीद देता है कि कल बेहतर होगा। सही। ठीक है, तो ये बात है कंट्रोल की, अपनी जिंदगी के एक छोटे से हिस्से पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। ट्रेनिंग में एक सजा थी जिसे शुगर कुकी कहते थे। ये मुझे सबसे अजीब लगी। हाँ, ये अजीब ही थी। इसमें आपको पूरी वर्दी में बर्फीले समुद्र में कूदना होता था और फिर गीले बदन रेत पर तब तक लौटना होता था जब तक आपका पूरा शरीर चीनी लगी कुकी की तरह रेत से न ढक जाए। हाँ, और फिर बाकी का पूरा दिन उसी गीली रेतीली वर्दी में गुजारना पड़ता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह सजा अक्सर बिना किसी वजह के मिलती थी, है ना? बस इंस्ट्रक्टर का मन किया और आपको शुगर कुकी बना दिया। बिल्कुल। ये तो सरासर नाइंसाफी है। यहाँ कंट्रोल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यही तो असली सबक है। एक तरफ ट्रेनिंग आपको अपना बिस्तर बनाकर अपनी दुनिया को कंट्रोल करना सिखाती है, और दूसरी तरफ शुगर कुकी आपको ये सिखाती है कि जिंदगी निष्पक्ष नहीं है और कई बार आपका किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। असली मानसिक मजबूती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ये जानना कि कब अनुशासन दिखाना है और कब उस चीज को स्वीकार कर लेना है जो आपके बस में नहीं है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, सिवाय इसके कि आप और कमजोर हो जाते हैं। ये वाकई गहरा नजरिया है। अनुशासन और समर्पण के बीच का संतुलन ये हमें दूसरे बड़े विचार पर लाता है कि ताकत असल में दिखती कैसी है। अच्छा। हमारे दिमाग में नेवी सील की छवि एक अकेला सुपर सोल्जर की होती है ना, जो सब कुछ खुद कर सकता है। लेकिन मैकरेवन इस सोच को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग में उन्हें 7 लोगों की एक टीम के साथ एक छोटी रबर की नाव चलानी होती थी। लहरें बहुत खतरनाक होती थीं और नियम यह था कि सबको एक साथ एक ताल में चप्पू चलाना है। अगर एक भी थका या धीमा पड़ा तो नाव पलट जाएगी और सजा सबको मिलेगी। हाँ, आपको अपने साथियों पर भरोसा करना ही पड़ता था। और इस सबक का असली मतलब उन्हें तब समझ आया जब उनका वो पैराशूट वाला हादसा हुआ। वो महीनों अस्पताल में थे, उन्हें लगा उनका करियर खत्म।
वो बताते हैं कि उस वक्त वो कितने लाचार थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी देखभाल की, उनके दोस्तों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके कमांडर्स ने उन पर भरोसा दिखाया। मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम। हाँ, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उन लोगों की मदद की वजह से ठीक हो पाया। मदद मांगना और दूसरों पर निर्भर होना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा है कि हम ताकत को अक्सर गलत जगह ढूंढते हैं। अच्छा, हम शारीरिक बनावट देखते हैं, लेकिन मैक्रेवन कहते हैं किसी इंसान को उसके दिल के आकार से मापो। हाँ, वो टॉमी नॉरिस वाली कहानी तो कमाल है। मैक्रेवन बताते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पर उन्होंने एक बहुत ही दुबले पतले बिखरे बालों वाले आदमी को देखा और मन में सोचा, ये भला सील कैसे बन सकता है? इसमें तो वो बात ही नहीं है। मतलब पहले से ही जज कर लिया। बिल्कुल। और कुछ ही देर बाद एक सीनियर ऑफिसर ने उन्हें उसी आदमी से मिलवाया और कहा, ये टॉमी नॉरिस हैं, वियतनाम युद्ध के हीरो जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिला है। ओह! नॉरिस ने दुश्मन इलाके में घुसकर 2 गिरे हुए अमेरिकी पायलटों की जान बचाई थी। बाद में एक मिशन में उनके चेहरे पे गोली लगी थी और उन्हें मरा हुआ मान लिया गया था। लेकिन वो बच गए। हाँ, वो बच गए। उस दिन मैक्रेवन को समझ आया कि असली हिम्मत शरीर में नहीं, दिल में होती है। सही बात है। तो ये विचार कि आपको दूसरों की जरूरत है और असली ताकत अंदर से आती है, ये दोनों मिलकर उस अकेले हीरो की छवि को पूरी तरह से बदल देते हैं। टीम ही असली हीरो है। बिल्कुल। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है, जब आप सच में हारने लगते हैं, जब लगता है कि अब और नहीं हो सकता। असफलता। हाँ, असफलता से हम सब डरते हैं, लेकिन सील ट्रेनिंग में असफलता को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप सर्कस की बात कर रही हैं? ये सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन था नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी इवेंट में, चाहे वो दौड़ हो या तैराकी, तय समय में उसे पूरा नहीं कर पाते थे, तो आपका नाम एक लिस्ट में आ जाता था। और शाम को उस लिस्ट के सभी लोगों को सर्कस में जाना पड़ता था, जिसका मतलब था 2 घंटे की अतिरिक्त थका देने वाली कसरत और ज्यादा पुशअप्स और ज्यादा सिटअप्स। हाँ, ये एक दुष्चक्र था। आप असफल हुए, सर्कस की वजह से और ज्यादा थक गए, तो अगले दिन फिर से असफल होने की संभावना बढ़ गई। और कई ट्रेनीज इसी चक्कर में फंसकर ट्रेनिंग छोड़ देते थे। सही। लेकिन मैकेवन ने कुछ अलग अनुभव किया। वो और उनके एक दोस्त तैराकी में कमजोर थे, तो उन्हें रोज सर्कस में जाना पड़ता था। रोज। पर कुछ हफ्तों बाद एक अजीब चीज हुई। वो जो सजा थी, वो जो अतिरिक्त कसरत थी, उसने असल में उन्हें शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि उनकी तैराकी सुधर गई। हाँ। वो क्लास में सबसे तेज तैराकों में से एक बन गए। वाह। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जिस असफलता से वो डर रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो ये हमें सिखाता है कि मुश्किलों और असफलताओं से भागना नहीं चाहिए। अक्सर उन्हीं के अंदर हमारी तरक्की छिपी होती है। बिल्कुल। और जब असफलता का डर खत्म हो जाता है, तब आप असल में कुछ बड़ा करने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन एक चीज है जो असफलता से भी बड़ी है, वो है हार मान लेना। ट्रेनिंग सेंटर के बीच में एक पीतल की घंटी लटकी रहती थी। वो घंटी, अगर किसी को भी ट्रेनिंग छोड़नी होती थी तो उसे बस जाकर उस घंटी को 3 बार बजाना होता था और आप आजाद थे। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई सवाल नहीं। इंस्ट्रक्टर कहते थे, अगर तुम ये घंटी बजाओगे तो तुम्हें जिंदगी भर इसका पछतावा होगा। छोड़ देना सबसे आसान विकल्प था। और इसी से जुड़ी सबसे असरदार कहानी है उम्मीद की। हेल वीक के दौरान ट्रेनीज को गर्दन तक ठंडे कीचड़ में रात भर खड़ा रखा गया। 15 घंटे। 15 घंटे। ठंड से सब कांप रहे थे, थक चुके थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अगर 5 लोग छोड़ देंगे तो बाकी सबको बाहर निकाल लेंगे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लगभग हार मान चुके थे। और तभी अंधेरे में एक ट्रेनी ने गाना शुरू कर दिया, बेसुरा कांपती हुई आवाज में। अच्छा। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन फिर एक और आवाज उसके साथ मिल गई, फिर एक और। जल्द ही सब मिलकर गाने लगे। वाह। उस एक आवाज ने उस ठंडे कीचड़ में उम्मीद की गर्मी पैदा कर दी। उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक आवाज, वो उम्मीद, ये कितनी शक्तिशाली चीज है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एडम बेट्स की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। एक 19 साल का रेंजर जो अफगानिस्तान में एक धमाके में अपने दोनों पैर खो चुका था। मैक्रेवन उससे अस्पताल में मिलने गए। वो लड़का बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह में ट्यूब लगी थी। एडमिरल को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहें। एडमिरल बताते हैं कि शायद उस लड़के ने उनके चेहरे पर तरस का भाव पढ़ लिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से साइन लैंग्वेज में एक संदेश दिया, एक बहुत छोटा सा संदेश। संदेश था, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है।
उस हालत में सब कुछ खो देने के बाद भी वो लड़का उम्मीद दे रहा था, उसने हार नहीं मानी थी। तो जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ देखते हैं तो कुछ बहुत ही गहरे सबक सामने आते हैं जो सिर्फ बिस्तर बनाने से कहीं आगे हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ मुख्य बातें चुननी हो तो पहली होगी अनुशासन और स्वीकृति का संतुलन। अपनी जिंदगी को उन छोटी छोटी चीजों से कंट्रोल करो जिन्हें कर सकते हो, जैसे अपना बिस्तर बनाना, लेकिन साथ ही शुगर कुकी मोमेंट्स के लिए भी तैयार रहो जब जिंदगी तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगी। हाँ, और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। दूसरी बात, असली ताकत टीम में है, अकेले में नहीं। चाहे वो रबर की नाव हो या पैराशूट का हादसा, आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और कभी किसी को उसकी बाहरी शक्ल से मत आको, क्योंकि असली हिम्मत दिल में होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उम्मीद। उम्मीद वो ताकत है जो आपको कीचड़ में गाना गवाती है और अस्पताल के बिस्तर पर भी कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। असफलता आपको मजबूत बनाती है, लेकिन हार मान लेना आपको हमेशा के लिए तोड़ देता है। वो घंटी कभी मत बजाओ। बिल्कुल। और मैक्रेवन अपने भाषण का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप में से हर एक सिर्फ 10 लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं और वो 10 लोग आगे 10 और लोगों की जिंदगी बदलें, तो सिर्फ कुछ पीढ़ियों में आप दुनिया के 8 अरब लोगों तक सकारात्मक बदलाव पहुंचा सकते हैं। और ये सब शुरू होता है एक छोटे से काम से। तो आज की चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आपकी जिंदगी में वो एक बिस्तर बनाने जैसा छोटा काम कौन सा है जिसे आज पूरा करके आप कल के लिए एक छोटी सी उम्मीद और गर्व की भावना पैदा कर सकते हैं?